क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल स्टार्ट किए थे ना, उसमें हमने ब्लड के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, पर ब्लड फ्लो किस में होने वाला है? वेसल्स में। तो 3 टाइप के वेसल्स पढ़ रहे थे। आर्टरीज के बारे में हमने लिखा था कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होंगी, प्लस क्या लिखे थे इसमें, और उनमें वॉल्व नहीं होगा, उसमें ब्लड तेजी से फ्लो करेगा विथ हाई प्रेशर, विथ जर्क, ये सारे वर्ड्स लिखे थे अपन ने। और इसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स हमने वेन्स में लिखे थे। हमने ये भी लिखा था कि आर्टरीज आर डीप सीटेड, वेन्स ऊपर की तरफ होती है। तो आर्टरीज आर डीप सीटेड, वेन्स आर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने आर्टरीज और वेन्स के लिखे थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि आर्टरीज जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, whereas veins generally carry deoxygenated blood। ठीक है, यहां तक हुआ था। कैपिलरी स्टार्ट किए थे क्या? चलो कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, एक और आपका वेसल है दैट इज कैपिलरीज। चलिए कैपिलरीज के बारे में लिखेगा। These are thinnest blood vessels. These are thinnest blood vessels. These are thinnest, THINNEST। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी में सबसे पतली कौन सी है? कैपिलरीज। यही कैपिलरीज हैं जो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच के ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। These are thinnest blood vessels. These are thinnest blood vessels and connect the branches of and connect the branches of and connect the branches of arteries and veins। Connect the branches of arteries and वेन्स। अलग अलग आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेस को ये आपस में कनेक्ट करेगी, ठीक है। फुल स्टॉप। इट हेल्प्स या इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स। और क्या सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू? न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या पढ़े थे? सेकेंड लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन पढ़े थे ना। तो ब्लड ही तो ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर के, है ना। तो कॉमा डाल के लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of material like nutrients, gases, comma waste products, comma hormones, etc। मतलब आर्टरीज, वेन्स इन सबको लेके तो जा रही हैं, पर अल्टीमेटली सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? कैपिलरीज। क्योंकि कैपिलरीज थिन है, ये हर सेल्स तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, between the blood and body cells, between the blood and body cells, एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, ठीक है। between the blood and body cells। चलिए नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे। एबीसी करके लिख रहे थे ना। ए वॉज ब्लड, बी क्या था? ब्लड वेसल, सी हो जाएगा हार्ट। लिख लो ह्यूमन हार्ट। सी नंबरिंग जो दे रहे थे हम, सी इज ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो ये एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है जो पूरे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे इट इज अ क्लेंच्ड
fist sized, it is a clenched, CLENCHED, it is a clenched fist sized, बाहर निकल, it is a clenched fist sized, अंदर हो जाओ, fist sized, comma thick muscular and contractile organ, क्या क्या लिखा हमने इसके बारे में? क्लेंच्ड फिस्ट साइज का मतलब है कि बंद मुट्ठी, है ना, इतने साइज का आपका हार्ट होगा, फिस्ट साइज्ड। उसके बाद क्या लिखे? और थिक है, क्योंकि पतला होगा तो ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा पूरे बॉडी में, इसलिए इसकी वॉल्स कैसी होंगी? थिक। ठीक है, और क्या लिखा फिर हमने? मस्कुलर है, हार्ट में कहीं बोन्स वगैरह नहीं है, मस्कुलर है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन, ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। रिलैक्स करने का मतलब है कि ये अपना साइज बढ़ाएगा ताकि ये ब्लड रिसीव कर सके, और कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? कि ये साइज अपना कम करेगा ताकि ब्लड इससे बाहर जा सके। समझ रहे हैं? रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, यही हमारे मसल्स का फंक्शन भी होता है। हर टाइप के मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, ओके। कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है ना, दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। पूरा सेंटेंस समझ में आया? शुरू में हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है और फिर उसका लिख दिया फंक्शन कि वो करता क्या है, इट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। इट इज रेडिश ब्राउन, it is reddish brown, it is reddish brown and conical shaped, reddish brown and conical shaped, located in the thoracic cavity, located in the thoracic cavity, located in the thoracic cavity। अब देखो हमने लंग्स में भी ऐसे ही कुछ लिखा था कि वो भी कॉनिकल शेप्ड है, वो भी थोरासिक कैविटी में है, पर फिर क्या लिखे थे कि दोनों दो हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट बीच में है और एक एक लंग्स दोनों हार्ट के साइड में है, मतलब एक लेफ्ट साइड में है और एक हार्ट के राइट साइड में है, ऐसा लिखे थे अपन, ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के लिए क्या लिख रहे हैं कि ये भी कॉनिकल शेप का है, ये भी थोरासिक कैविटी में है, तो अब क्या लिखेंगे आगे? हाँ, इन बिटवीन द लंग्स, इन बिटवीन द लंग्स। कंप्लीट कर लो सेंटेंस, लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। क्लियर है? लंग्स लिखते समय ईदर साइड ऑफ द हार्ट लिख दिए थे, अब हार्ट लिखते समय लंग्स के बीच में, लंग्स हार्ट के साइड्स में और हार्ट लंग्स के बीच में। ठीक है, दोनों ही थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, heart is surrounded by a, heart is surrounded by a, heart is surrounded by a thin comma transparent and two-layered sac, two-layered sac called पेरिकार्डियम। कार्डियक वर्ड अपन यूज करते हैं हार्ट के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, जो हार्ट की बीमारी या बीमारियों में डील करता है, हार्ट डिसीजेस। ठीक है, पेरिकार्डियम, टू लेयर्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम which protects the heart from mechanical injuries, which protects the heart from mechanical injuries and allows
frictionless movement of heart and allows frictionless movement of heart and allows frictionless movement of heart. ऐसा ही एक 2 लेयर्ड सैक हमने लंग्स में भी लिखा था. किसी को नाम याद है इसका? नहीं याद है तो पीछे पलट के देखो. जहां लंग्स हेडिंग डाले थे ना, लंग्स का स्ट्रक्चर पूरा लिख रहे थे, तो लंग्स के भी सराउंडिंग में उसको बॉर्डर दिए हुए एक 2 लेयर्ड सैक है. वो भी थिन थी, वो भी ट्रांसपेरेंट थी. उसका काम भी मैकेनिकल इंजरी से बचाना था. उसका काम भी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होने देना था लंग्स का. वो लेयर क्या थी और किसको किसको मिला? मिल गया? और किसको मिला? ढूंढ ले भाई. मिला क्या वैभवी? क्या मिला? प्लूरा मिला. सेम ऐसी लाइन लिखी है हमने. तो उसके लेयर का नाम है प्लूरा और इसके लेयर का नाम है पेरिकार्डियम. याद रहेगा. दोनों ही देखो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है. मस्कुलर है, गिरोगे तो मैकेनिकल इंजरीज हो सकती है इन ऑर्गन्स में. इसलिए देखो रिब्स भी है सपोर्ट के लिए. समझ रहे? लंग्स में तो अपन ने पढ़ा था कि रिब्स भी है, उसको एक बाहर का फ्रेमवर्क है, रिब्स दिया हुआ है ताकि उसको मैकेनिकल इंजरी से हम लंग्स को बचा सके. और ऊपर से उनके पास एक लेयर भी है, ठीक है, जो उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी. प्लस उनका मूवमेंट हो रहा है ना, हमने देखा था लंग्स कैसे मूव हो रहे थे, आउटवर्ड या सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम. तो उनका मूवमेंट भी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए. फ्रिक्शनलेस समझते हैं ना, कि मतलब उनके मूवमेंट के समय कोई उनको पीछे ना खींचे, फ्रिक्शन ना हो. तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट इंश्योर करेगा ये लेयर. प्लूरा लंग्स में, पेरिकार्डियम हार्ट में. हार्ट को भी मूव होना है, पंप होना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग डालेंगे, सॉरी अगला पैराग्राफ में लिखेंगे. स्ट्रक्चर लिखते हैं हार्ट का. इंटरनली द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. इंटरनली द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. ह्यूमन हार्ट स्पेशली इसलिए बोल रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हार्ट 4 चेम्बर का नहीं होता है. ठीक है, हमारे पास है, बर्ड्स के पास है, कुछ के पास सिर्फ 2 चेम्बर का होता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, उनका 2 चेम्बर में काम हो जाता है. बट हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए 4 चेम्बर अलग बनाए गए हैं ताकि 2 चेम्बर में इम्प्योर ब्लड रख सके और 2 चेम्बर में प्योर ब्लड. वो मिक्स ना हो. मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा. नहीं, और फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपके ब्लड सेल्स में जाएगा, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंच पाएगा सेल्स तक? इसलिए ऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड ही रखना है. सेल्स तक पहुंचने के बाद वो डीऑक्सीजनेट होकर वापस आ जाएगा और फिर लंग्स में भेजेंगे उसको प्यूरिफाई करने के लिए. ये प्रोसेस चलता रहेगा. ये कार्डियक साइकिल कहलाता है. क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल. क्योंकि हार्ट का है ना, तो कार्डियक वर्ड यूज करेंगे. लंग्स में मैंने एक वर्ड यूज कराया था, याद है? टी से स्टार्ट हो रहा था वो वर्ड, पल्मोनरी. वेरी गुड. क्या वर्ड था वो? पल्मोनरी. रिलेटेड टू लंग्स. हार्ट से रिलेटेड होगा तो कार्डियक. ठीक है, ओके. चलो, तो क्या लिखे? इंटरनली द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड and has 2 auricles and has 2 auricles, AURICLES, has 2 auricles and 2 ventricles. ऑरिकल्स के ब्रैकेट में एट्रिया भी लिखना, एक नाम और है इसका. और 2 ventricles. ठीक है, 2 auricles and 2 ventricles. और मत लिखना एंड ना, और मतलब तो या हो जाएगा ना, पर दोनों है ना तो एंड. क्लियर है? अब दोनों का फंक्शन लिखते हैं. नेक्स्ट लाइन में लिखना ऑरिकल्स. ऑरिकल्स ब्रैकेट में एट्रिया. दीज आर अपर, these are upper. स्ट्रक्चर लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे. ठीक है, these are upper comma smaller comma thin walled. 4 चेम्बर में
ऐसा वाला हार्ट नहीं बनाते ना, वो तो ऐसा वाला तो ऐसा बना देते हैं, प्यार वाला हार्ट है ये, एक्चुअल में हार्ट ऐसा वाला हार्ट है, ठीक है। तो ये हार्ट में जो अपन देख पा रहे हैं, है ना, ये आपका 4 चेम्बर में डिवाइड हो जाएगा। बीच में सेप्टम है जो अलग करेगा इम्प्योर और प्योर को, और ये रहा ऊपर के 2 चेम्बर्स और नीचे के 2 चेम्बर्स। तो ऊपर के 2 चेम्बर्स को हम ऑरिकल बोल रहे हैं। इसको राइट बोलूं कि इसको राइट बोलूं, जल्दी बताओ। लंग्स के समय बताया था ना मैंने कि बना ये है राइट में, पर राइट कौन सा है, ये वाला, लेफ्ट वाला जो बना अपन ने लेफ्ट में दिया है, बट ऐसा उठा के डाले ना, ये निकाला हार्ट हमने और ऐसे रख दिया, तो ये राइट साइड हो ना हार्ट का, तो ये कहलाएगा राइट ऑरिकल। क्या कहलाएगा, राइट ऑरिकल। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल। तो अपर प्लस ये थोड़े छोटे होते हैं इनसे कंपैरिजन में, इनसे वेंट्रिकल से ऑरिकल्स छोटे होते हैं, प्लस इनकी वॉल्स जो होती है वो थिन होती है। उसका रीजन है कि इनको क्या करना है पता है, इनको बॉडी से ब्लड लेना है और कलेक्ट करके इनको दे देना है, बस इसका काम खत्म। तो उसके लिए उसको ज्यादा थिक वॉल की जरूरत नहीं है। इसका काम क्या है, इसको लंग्स से ब्लड लेना है और इसको नीचे सप्लाई करना है, बस इन दोनों का काम रिसीव करना है बस। ये दोनों कैसे हैं, रिसीविंग चेंबर्स हैं। इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इनकी वॉल थोड़ी क्या होती है, थिकर, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा तेज होगा। क्या हो गया, इनका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा फास्ट होगा ताकि ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स तक जा सके। समझ में आ रहा है, लेयर पूरी है, पेरिकार्डियम की लेयर पूरे हार्ट में है। पेरिकार्डियम, मैकेनिकल सपोर्ट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, थिन लेयर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, तो वो पूरे हार्ट को कवर कर रहा है। बट थिक वॉल्स कहां पे हैं, वेंट्रिकल के साइड में। ऑरिकल को थिक वॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको बॉडी से ब्लड रिसीव करना है या लंग्स से ब्लड रिसीव करना है और अपने नीचे वाले वेंट्रिकल्स को ब्लड दे देना है, उनका काम खत्म। Am I clear? अब जो एक्स्ट्रा पंप करके पिचक के पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है या लंग्स तक ब्लड पहुंचाना है, वो काम वेंट्रिकल्स का है। तो अगर आप इनको रिसीविंग चेंबर्स बोलोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स हो जाएंगे। ये लंग्स को दे रहा है, ये पूरे बॉडी को देगा। ये लंग्स तक पहुंचा कैसे, यही तो पहुंचाएगा। फ्लो ऐसा होता है ना, ब्लड इधर आया, नीचे गया, लंग्स में गया, वापस आया, नीचे आया, बॉडी में गया, फिर बॉडी से यहां आया, नीचे आया, लंग्स में गया, वापस आया, बॉडी में गया। समझ रहे हैं ना, तो ये फ्लो होता है। बट ये एक बार में नहीं होगा ना, ये चलता रहेगा। कहने का मतलब ये दोनों एक साथ ब्लड रिसीव करेंगे, एक साथ ब्लड नीचे सप्लाई करेंगे और फिर एक साथ ब्लड बाहर जाएगा। यहां से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएगा और यहां से प्योर ब्लड बॉडी में जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलो पहले ऑरिकल के बारे में लिख रहे हैं अपन। क्या लिखे, दीज आर अपर स्मॉलर थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर्स। समझ में आ गया पूरा लाइन, फुल स्टॉप। राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, right and left auricles are separated by, right and left auricles are separated by a thin interauricular, एक ही वर्ड है इंटर ऑरिकुलर। नाम भी बहुत इजी है इसका, देखो इंटर मतलब बिटवीन, किसके, ऑरिकल्स के। 2 ऑरिकल के बीच का ये जो सेप्टम आपको दिख रहा है ना, इसी का नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो इसका नाम क्या होगा, जोर से बोल दे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो सेप्टम का मतलब है एक तरह से डिवीजन। और वो डिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑरिकल, राइट ऑरिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट के पास ऑक्सीजनेटेड आता है। दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ऑक्सीजनेट करने का मतलब क्या देगा, आप समझ रहे हो। जो वेन्स होती है ना, वेन्स जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
तो वो वेन्स पूरा ब्लड लेके राइट ऑरिकल को आके देती है। राइट ऑरिकल नीचे भेज दिया, किसके पास? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल ने उसको लंग्स के पास भेज दिया प्यूरिफाई होने के लिए। लंग्स के पास तो ऑक्सीजन आके पड़ा हुआ है ना, इनहेल किए थे ना, तो ये ऑक्सीजन आके पड़ा हुआ है लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास, तो ये यही वाली जाती है लंग्स के पास, ठीक है। वहां जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज होगा, ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेट, और वापस से हार्ट में आ जाएगा। तो ये वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, समझ रहे हैं क्या? यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया था और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, लंग से आया है, राइट। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में सप्लाई करेगी। क्लियर है? चलो कंटिन्यू। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, फुल स्टॉप। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही फिर प्योर होने जाता है लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल, समझ के लिखना है ना, ये वाला चेंबर की बात कर रहे हैं हम। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से? पूरा बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ठीक है। फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स by greater veins, ब्रैकेट में लिखना, इन वेन्स का नाम है वेना केवा। एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है ना। सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से आ रही है, नीचे से जो आ रही है वो इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो नाम दोनों का वेना केवा ही है, बट अपर बॉडी लोअर बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो कहां आके खाली हो रहा है? राइट ऑरिकल पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल की, फुल स्टॉप। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स, क्या लिखेंगे? हाँ, डी की जगह अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, लिखो। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से? फ्रॉम द लंग्स by pulmonary veins, अब समझ में आया क्यों इन जनरल लिखे थे अपन, नॉट ऑलवेज, है ना। वेन्स में क्या लिखा था हमने कि वेन्स जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये वेन्स तो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। मैंने बोला था कि एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा और एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। पल्मोनरी वर्ड क्यों आया? क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है इस ट्रांसपोर्टेशन में, लंग्स इन्वॉल्व है ना। प्योर ब्लड कहां से आ रहा है? लंग से। कहां पे आ रहा है? हार्ट में। कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स, समझ गए ना। इसलिए अपन ने वहां लिखा था वेन्स में कि दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड, ऑलवेज कैरी नहीं लिखे थे, क्योंकि एक वेन है ऐसा जो ऑक्सीजनेटेड भी कैरी करता है। अगर आप ऑलवेज लिख दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा ऐसा बोलना, क्योंकि आपने तो ऑलवेज लिख दिया ना कि हर वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ही है, तो ऐसा नहीं है। एक वेन है ऐसी जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, और वो कहां से आ रहा है? लंग से हार्ट में। हार्ट के कौन से पार्ट में? लेफ्ट वाले ऑरिकल में। राइट वाले ऑरिकल में क्या आया था? डीऑक्सीजनेटेड। कहां से आया था? पूरे बॉडी पार्ट से। कौन लेके आया था? वेना केवा, ठीक है। और लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना। कहां से? लंग से। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। समझ में आ गया क्या? तो दो टाइप की अपन ने वेन्स देख ली, एक वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी लेफ्ट और राइट ऑरिकल में, और एक वेन्स ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही थी लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर है राइट लेफ्ट ऑरिकल का फंक्शन? हाँ, चलिए सेप्टम का काम क्या है एक लाइन में लिख लेते हैं, फुल स्टॉप आके लिखना। पल्मोनरी वेन्स तक हो गया सबका?
हाँ, सेप्टम का काम लिखेंगे। सेप्टम प्रिवेंट्स, सेप्टम प्रिवेंट्स, सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड। सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड। अच्छा, यहां पे ऑरिकल का काम खत्म हो गया क्या, कि बचा है काम अभी कुछ ऑरिकल का? बचा ना, अभी तो सिर्फ रिसीव किया है, नीचे देना भी तो है। नहीं देगा क्या? देखा ना, तब तो गया ना, लंग्स के पास पहुंचा कैसे ब्लड? राइट ऑरिकल ने राइट वेंट्रिकल को ब्लड दिया और राइट वेंट्रिकल ने लंग्स में भेजा था ब्लड। अपन वो चीज वेंट्रिकल के फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो एक लाइन और लिखेंगे। राइट ऑरिकल गिव्स, राइट ऑरिकल गिव्स, राइट ऑरिकल गिव्स किस टाइप का ब्लड? डीऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास आया तो वही है ना, तो वही तो दे पाएगा। राइट ऑरिकल गिव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ के लिखना क्या लिख रहे हैं। राइट ऑरिकल गिव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको? टू राइट वेंट्रिकल, टू राइट वेंट्रिकल, टू राइट वेंट्रिकल। वाइल 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 लेफ्ट के लिए लिखोगे खुद से, जल्दी लिखो। वाइल क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल गिव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके पास तो ऑक्सीजनेटेड आया ना भाई, टू किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल। लिए नीचे भेज दिए, खत्म उनका काम। समझे क्या? अब ये दोनों टाइप का ब्लड, कौन से दोनों टाइप का ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है और ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, करेक्ट? अब इनका काम है कि पिचके, इनका वेंट्रिकल्स का, ये पिचके ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लंग्स में जाए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बॉडी में जाए। ऐसा होना चाहिए। बट जब ये पिचके ना, तो ऐसा ना हो कि ये ब्लड ऊपर चढ़ जाए वापस से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के लिए अपन क्या यूज कर रहे थे वेन्स में, आपको याद है? वॉल्व, याद है? वेन्स में वॉल्व थे ना, जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देंगे। अगर ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो वो बंद हो जाएंगे। यानी कि ये ऐसा दरवाजा है जो एक ही साइड खुलता है। नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? आप ऐसे एंटर तो कर गए, बट वापस पीछे जाओगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। वॉल्व, तो ऐसे ही ये दोनों वॉल्व होते हैं, इनका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सिंपल नाम। किन दोनों के बीच का वॉल्व है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जैसे ये था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर, या अब इंटर मत बोलोगे कि इन दोनों के बीच में, तो दोनों का नाम बोल दो, एट्रियो वेंट्रिकुलर। और ये क्या है? सेप्टम नहीं है, ये वॉल्व है। सेप्टम तो पूरा सेपरेशन है, वॉल्व एक ओपनिंग है, जो कि क्या करेगा, जब ये पिचकेंगे ना, तो ये ब्लड अगर यहां जाने की कोशिश भी करेगा ना, ये पट से दरवाजा बंद कर देगा। तो ब्लड के पास क्या ऑप्शन बचेगा? यहां से ही जा पाएगा और यहां से ही जा पाएगा अंदर, सीधा बॉडी में, सीधा लंग्स में। समझ में आ रही बात? हाँ, चलो तो इसके बारे में लिख लेते हैं, वॉल्व के बारे में, फिर अपन वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। लिखना है वॉल्व के बारे में एक लाइन। हाँ, वहां भी एक आर्टरी होगी, यहां मैं बनाया था, एक ही लाइन बन पाई थी, ये है वो आर्टरी। जैसे ये एक आर्टरी है ना, देखो यहां दोनों का काम, यहां दोनों कौन लेके आ रहा था? ब्लड वेन्स। सुन रहे हैं क्या? ऑरिकल में ब्लड कौन लेके आ रहा था? वेन्स। वेना केवा, पल्मोनरी वेन। इसके नहीं नहीं, ऑरिकल के थ्रू नहीं, वो बाहर से जाएगा। ऑरिकल में तो, ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में तो यही ओपनिंग है बस, बाकी अब यहां से ब्लड जो जाएगा वो बाहर से जाएगा। उसके लिए एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में जा रही होगी, तभी पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये एक लौता आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, इसलिए आर्टरी में भी लिखे थे आर्टरी जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि एक है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है? और यहां से बड़ी आर्टरी होगी जो पूरे बॉडी में जा रही होगी, ठीक है? चलो इसके बारे में लिखते हैं। ओपनिंग्स ऑफ ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल्स,
ओपनिंग्स ऑफ, समझ के लिखेगा, ओपनिंग्स ऑफ ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल, openings of auricles into ventricles are guarded by GUARDED are guarded by atrioventricular valves. Atrio, AT क्या, RIO, एट्रियो हो गया, बाकी वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर हो जाएगा स्पेलिंग, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, VALVES, VAS दो बार बोला तेरे को देख के, W लिख रहा है, VALVES वॉल्व्स, ठीक है। अब इनका काम क्या है, विच अलाउ ओनली क्या, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, या कल हमने ऐसा लिखा था ना, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ऐसा लिखे थे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ये स्लैंग का मतलब समझ में आ गया, यूनि मतलब वन, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो क्या होगा, इस तरफ, आर्टरीज में, ना कि ऊपर, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो, एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो, जहां से ब्लड आया है, ऑरिकल से आया है ना, वापस ऑरिकल में ना चला जाए, ठीक है, प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये हो गया ऑरिकल्स के बारे में। सेकेंड लाइन डालेंगे वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, चलो इसको उल्टा लिखना चालू करो तो जल्दी से, जो आपने ऑरिकल के लिए लिखा था ना, सब चीजें उल्टी लिखनी चालू करो जल्दी। क्या लिखे थे, दीज आर अपर लिखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, लिखो दीज आर लोअर, फिर क्या लिखे थे, वो स्मॉलर लिखे थे, ये लार्जर, सब अपोजिट लिखना है, दीज आर अपर की जगह लोअर, स्मॉलर की जगह लार्जर, एंड थिन वॉल्ड की जगह थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड चेंबर्स, थिक वॉल्ड चेंबर्स, हो गया, यहां तक लिखे। फिर उसके बाद, हाँ हाँ, उसको कैसे लिखे थे, कंटिन्यू में लिख लिए थे क्या, थिक वॉल्ड रिसीविंग लिखे थे ना, तो यहां क्या होगा, थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, लिख लो, थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, डन। तब लिखे ना ऐसे ही, दीज आर लोअर, लार्जर एंड थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, हो गया यहां तक। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है वहां पे, हाँ, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, लिख लो, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इनका काम भी यही है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्सिंग होने से बचाए, वरना फिर ऑक्सीजनेट करने का मीनिंग ही क्या दिया, है ना। कंप्लीट करो जल्दी से सेंटेंस। ओके, हाँ, थिक हो जाएगा, थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, हो गया सबका वहां तक। अब इनका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां आपने क्या लिखा था, देखो अब फंक्शन में, कि राइट ऑरिकल, सुन लो इधर, राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम बॉडी, किसके थ्रू, फ्रॉम ग्रेटर वेन्स, वेना केवा, ऐसा लिखे थे। और इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना, कहां से, लंग्स से, और किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। अब इनका काम क्या है, देखो, इनका काम है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया, इनके पास कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेंगे, ठीक है, हो गया इनका काम खत्म। इनके पास क्या आया है, तो ये
जैसे पल्मोनरी आर्टरी है ना, वैसे एक सिस्टमिक आर्टरी होती है जिसको अपन एओर्टा भी बोलते हैं, आर्टरी को एओर्टा भी बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी एओर्टा क्योंकि लंग्स आर इन्वॉल्व तो पल्मोनरी वर्ड आ गया, और इसमें सिस्टम, बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व तो आ गया सामने सिस्टमिक एओर्टा, या सिंपली एओर्टा भी बोलेंगे तो चलेगा। वो एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा। ठीक है, दोनों का फंक्शन समझ में आएगा। इसके पास डीऑक्सी आया है तो ये डीऑक्सी भेजा लंग्स के पास, इसके पास ऑक्सी आया है तो इसने भेजा ऑक्सी वाला बॉडी पार्ट्स के पास। और दोनों कौन लेके जाएगा अब? आर्टरी। इसके पहले दोनों कौन लेके आ रहा था? वेन्स। अब इनके साथ लेके कौन जाएगा? आर्टरी। समझ में आ रहा है? देखो ये रिसीविंग वाले थे इसलिए लेके आए थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये लेके जाएंगे। समझ में आ रही की बात? ठीक है, चलो लिखो। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्रैकेट में एओर्टा भी लिख लेना, AORTA। पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा ना, कि लेफ्ट से निकलेगा? हाँ, राइट के लेफ्ट? राइट से ना, लेफ्ट से तो आ चुका है ऑक्सीजनेट होके, तो फिर वो वापस लंग्स में क्यों जाएगा? पल्मोनरी बोल रहा है ना, पल्मोनरी मतलब वो डेफिनेटली लंग्स में जा रहा होगा या लंग्स से आ रहा होगा। पल्मोनरी वेन लंग्स से आ रही थी, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज, क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां लेके जाएगा? टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। समझे क्या? ऐसे लंग्स में पहुंचा था ब्लड और उसे प्यूरिफाई करके किससे भेजा? पल्मोनरी वेन्स। कहां भेजा? हाँ, लेफ्ट ऑरिकल। सीधा वेन्स सीधा वेंट्रिकल में थोड़ा भेजा। कहां भेजा? ये अपन लेफ्ट ऑरिकल में लिख चुके हैं। ठीक है, और इसने यहां भेजा, वो भी लिख चुके हैं। अब इसका काम बच गया लास्ट, कि ये सिस्टमिक एओर्टा को यूज करके पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन सा ब्लड भेजेगा? ऑक्सीजनेटेड। तो देखो बहुत सिंपल सा है ना, इसके पास डीऑक्सी आया, इसके पास भी डीऑक्सी आया, इसने लंग्स को भेजा, लंग्स ने प्यूरिफाई करके इसको ऑक्सी दिया, इसके पास ऑक्सी आया, इसने बॉडी को दिया, बॉडी में जाके एक्सचेंज हुआ ना ब्लड के साथ, इसने O2 दे दिया, CO2 ले लिया, फिर बॉडी पार्ट्स वापस कहां लेके आ गए? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर ऑरिकल के पास लेके आ गए। तो यही कार्डियक साइकिल है। ठीक है, पर पूरा का पूरा 6 लीटर खून पहले गंदा होके यहां नहीं आता, चलता रहेगा ना प्रोसेस। इसके पास इतनी जगह ही नहीं कि 6 लीटर को एक साथ ले ले, तो सारे प्रोसेस पैरेलल में चलते हैं। समझ में आ रही बात? तभी तो मैंने कहा ना कि दोनों एक साथ रिसीव करेंगे, ये प्योर, ये इम्प्योर, ये प्योर, दोनों एक साथ देंगे नीचे, इम्प्योर प्योर, दोनों एक साथ भेजेंगे, इम्प्योर प्योर। क्लियर है? हाँ, चलो क्या लिख लिए? पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हो गया यहां तक? कॉमा वाइल सिस्टमिक एओर्टा, वाइल, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, वाइल सिस्टमिक एओर्टा अराइजेस कहां से? हाँ, अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरीज क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां लेके जा रहा है? टू अदर बॉडी पार्ट्स, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स। क्लियर है ना? तो कितने टाइप की आर्टरी वेन्स अपन देख लिए? एक हो गया वेना केवा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है,
इसका काम क्या था वेना केवा का? बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में लाना, करेक्ट? इसका काम क्या था पल्मोनरी वेन्स का? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लाना, करेक्ट? ये दोनों ऑरिकल में पड़े ना। पल्मोनरी आर्टरी का काम राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड, ये तो बताओ। ये मैं क्या लिख रहा हूं, कहां से? ये क्या लिख रहा हूं, क्या? और ये क्या लिख रहा हूं, कहां ले जा रहा है? तो ये कहां से उठाया? राइट वेंट्रिकल से। क्या उठाया, कहां ले जा रहा है? लंग्स। लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट्स। समझेगा ये चारों का काम, है ना? पल्मोनरी आर्टरी, है ना? डीऑक्सीजनेट कहां लेके जाएगा? ऑक्सीजनेट कराने के लिए। कौन करेगा ऑक्सीजनेट? लंग्स करेगा। तभी तो पल्मोनरी वर्ड यूज किया ना अपन यहाँ पे। तो जहां पे बॉडी इन्वॉल्व है वहां पे अपन सिस्टमिक वर्ड यूज कर रहे हैं, जहां लंग्स इन्वॉल्व है वो पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं। सुने क्या? चारों का फंक्शन क्लियर है? ये समरी है अभी अपन ने जो लिखा है इसकी, ठीक है? ओके। हमारे अंदर जो जिस टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है ना, इसको अपन कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्यों डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं? क्योंकि बॉडी में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ रहा है। कैसे 2 बार गुजरना पड़ रहा है? हाँ हाँ, पहले आप ऐसा समझो कि हार्ट यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक गया और लंग्स से वापस आया, हो गया एक सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन, प्योर ब्लड बॉडी में गया, बॉडी से राइट ऑरिकल में आया, दूसरा सर्कुलेशन। इन दोनों सर्कुलेशन में बॉडी ब्लड कितने बार रिसीव किया? एक बार। ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कितने बार रिसीव किया? एक बार। पर अंदर ब्लड हार्ट से 2 बार होके गुजर गया, एक बार लंग्स के थ्रू, एक बार बॉडी के थ्रू। पर बॉडी को एक ही बार अच्छा वाला ब्लड मिल पाया। इस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसमें 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। एक को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और दूसरे को सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? अभी लिखना मत इसको, है ना? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, जल्दी बताओ। हाँ नहीं, पहले लंग्स में पहुंचाओ तो गंदा खून, तब तो सही होके आएगा ना। तो हार्ट के कौन से पार्ट से? राइट वेंट्रिकल से चालू होता है। और ये राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाता है, क्या लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां लेके जाता है? लंग्स में। फिर लंग्स से कौन लेके जाएगा? अरे पहले कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन्स क्या लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। ये है पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझे क्या? सारे वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? स्टार्ट कहां से हुआ? राइट वेंट्रिकल। एंड कहां पे हुआ? यहां से निकला, हार्ट लंग से जाकर के वापस ऊपर आ गया। समझ गया क्या? तो स्टार्टेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, एंडेड एट राइट ऑरिकल। बीच में क्या क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लंग्स के पास लेके गया, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड वापस राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में लेके आया। समझे क्या? ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड मैंने क्या नाम बोला? सिस्टम, क्योंकि उसमें अब सिस्टम, बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है? तो ये कहां से चालू हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल ने किसके थ्रू? सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां? बॉडी पार्ट्स को दिया। बॉडी पार्ट से कौन? वेना केवा ने क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां? राइट ऑरिकल में दिया। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और एंड कहां पे हुआ? राइट ऑरिकल पर। समझे क्या?
इन दोनों सर्कुलेशन को मिला के कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन, wherein the blood passes twice through the heart to supply once to the body. समझे क्या? तो ट्वाइस पास हुआ ना, इसलिए डबल वर्ड आया बीच में। Am I clear? समझे क्या? जिनके पास दो चेम्बर होते हैं ना, उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। एक बार आया हार्ट से, प्यूरिफाई होके चला गया, वापस दो बार का टेंशन नहीं, ठीक है? तो वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, बट हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, क्लियर है ये डबल सर्कुलेशन? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट एंड फ्लो ऑफ ब्लड। स्टेजेस, इसको अपन लिखेंगे ना, ये वाला पार्ट लिख लेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है? अभी मत लिखो इसको, बट अपन सेंटेंस में लिखेंगे इसको, बाकी आपकी मर्जी। स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट। अब देखो, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है ना, कहां से कहां हो रहा है, बट वो हो कैसे रहा है? बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ब्लड फ्लो कर पा रहा है। अपने आप ब्लड फ्लो नहीं करेगा। समझ रहे हैं क्या? ब्लड जब दोनों ऑरिकल्स में जा रहा था ना, तब दोनों ऑरिकल्स रिलैक्स मोड में थे कि आने दो, रिलैक्स, ठीक है? पर जैसे ही ब्लड आ गया, अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट मोड में चले जाएंगे, क्योंकि उनको पिचक के ब्लड को नीचे देना है ना। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी से ब्लड नीचे जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले रिलैक्स हुए, दोनों ने ब्लड को रिसीव किया, एक ने ऑक्सीजन, एक ने डीऑक्सीजनेटेड, दूसरे ने ऑक्सीजनेटेड। उनका काम अभी आधा हुआ है, अब उनका क्या बचा है? कॉन्ट्रैक्शन बचा है ना। रिलैक्स हुए तो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, रिलैक्स हुए तो, जैसे आपका डायफ्राम रिलैक्स होके नीचे जा रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर भी आ रहा था, दोनों चीजें होनी चाहिए ना। तो वैसे ही आपके जैसे ही दोनों ऑरिकल्स रिलैक्स हुए सबसे पहले, तो ब्लड उनमें भर गया, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। अब जब वो दोनों पिचकेंगे, तब वो दोनों ब्लड कहां जाएगा? नीचे। नीचे कौन है? वेंट्रिकल्स। तो जब वेंट्रिकल को रिसीव करना है तो उसको भी रिलैक्स होना पड़ेगा ना, है ना? अरे मैं आपको कुछ दे रहा हूं, पर आप पॉलिथीन बंद करके रखे हो, तो कैसे लोगे? मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं तो आप लेना भी तो चाहिए ना, तो लेने के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा। तो जब ऑरिकल्स दोनों पिचके थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तब दोनों वेंट्रिकल को रिलैक्स मोड में होना चाहिए, तभी वो दोनों का ब्लड ले पाएंगे। अब क्या बच गया लास्ट? ऑरिकल तो दोनों काम कर लिया ना, ऑरिकल रिलैक्स भी हो गया, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो चुके हैं, तो क्या बचा है लास्ट? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड अच्छा वाला बॉडी में चला गया और गंदा वाला लंग्स में चला गया। समझे क्या? तो ऐसे तीन फेज हो गए। अपन रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन तो आम भाषा में बोल देते हैं, बट एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट, एक डॉक्टर, इसको डायस्टॉल बोलता है और इसको सिस्टोल बोलता है। समझ रहे हैं क्या? डायस्टॉल एंड सिस्टोल। अब इसको याद कैसे रखिए कि डायस्टॉल क्या है? रिलैक्सेशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है कि रिलैक्सेशन है? तो एक थोड़ा सा ट्रिक बना लेते हैं इसके लिए। डॉक्टर को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? DR, बस। D फॉर डायस्टॉल, R फॉर रिलैक्सेशन। तो डायस्टॉल का मीनिंग क्या हुआ? DR नहीं, रिलैक्सेशन। अरे इससे याद रखने के लिए है ये, बस। जैसे मैं भी आपको लोगों को बीच बीच में वो बताया था ना, RDT, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, DRA, डेंसर टू रेयर अवे। तो वो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप चीजों को याद रख सको, वरना आपको कंफ्यूजन होगा ना। जहां दो चीज आती है ना, वहां कंफ्यूजन आएगा। जहां दो रास्ते हैं, वहां आप कंफ्यूज हो गए, यहां जाऊं कि यहां जाऊं। तो वैसे यहां भी हो गया ना कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल है कि डायस्टॉल है। तो या तो आप अपनी ट्रिक बना लो कि मुझे इससे याद रहेगा तो अच्छी बात है, वरना ये बेस्ट है। DR मतलब डॉक्टर होता है, तो D मतलब डायस्टॉल, R मतलब रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? डायस्टॉल। तो अगर ये पद याद रहेगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? ऑरिकल्स का क्या हो रहा है? ऑरिकल सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, यानी कि ऑरिकुलर डायस्टॉल। क्या हो रहा है? ऑरिकुलर डायस्टॉल। अगला फेज में क्या होगा? यही ऑरिकल पिचकने वाले हैं,
ऑरिकुलर सिस्टोल, बट ये देंगे तो सामने वाले को लेना पड़ेगा ना, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। समझे क्या? ये दोनों फेज एक साथ हो रहे हैं। एंड लास्ट क्या बच गया, बोलो? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ गए क्या? ये तीनों फेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी सीक्वेंस में होगा। पहले ऑरिकल्स रिलैक्स किए, फिर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, उसी समय वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसी साइकिल को अपन हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है, पल्स बोलते हैं, ठीक है। और यही दोनों प्रेशर डॉक्टर्स नापते हैं, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। समझ रहे हैं क्या? कौन सा ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से? सिस्टोल वाला ज्यादा होना चाहिए कि डायस्टोल वाला? सिस्टोल की डायस्टोल? सिस्टोल किसका था? कॉन्ट्रैक्शन का। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड बहुत तेजी से जाता है, और वही तेजी से जाके वो कहाँ हिट करता है? आपके आर्टरीज में। आप सोचो ना कि ये आपका ये क्या सोचो, आप जब पानी भरते हो पाइप में, आप नहीं ऑब्जर्व करते कि अगर नल आपने तेज खोल दिया है तो पाइप को जब आप टच करोगे तो कितना वाइब्रेट होता है पाइप ना? क्यों? क्योंकि वो पानी पाइप को हिट कर रहा है अंदर से, प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, अंदर वॉल्स में हिट कर रहा है, तो उससे फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यही प्रेशर आपके आर्टरीज में भी क्रिएट होता है जब ब्लड बहुत तेजी से पंप होके वेंट्रिकल से बाहर आता है सिस्टमिक एओर्टा से, क्योंकि उसको ऊपर तक जाना है ना, बॉडी के हेड तक जाना है ब्लड को। तो अगर वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर तक कैसे आएगा? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सिस्टोलिक वाला ज्यादा होता है और रिलैक्सेशन वाला कम होता है। लिखते हैं ना 120/80, कभी देखें 120/80, तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और ये 80 होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखा है मैंने, एक नॉर्मल अडल्ट का। अब नॉर्मल वाला ब्लड प्रेशर नहीं है, वो तो हाई बीपी और लो बीपी सुना होगा ना आपने, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उस केस में ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 120 से ज्यादा हो जाती है ना, तो उसको अपन हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट लिख लियो ना, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। एक कोई अच्छा सा डायग्राम हार्ट का बना के लेके आना, तो लंग्स का भी नहीं बनाए थे ना, लंग्स का ही बना लेना। सुन रहे क्या? तो लंग्स का भी इसी में बना लो, पिछले बार तो नहीं बना पाए थे, तो लंग्स का ही बना लो इसी में, और हार्ट का भी इसी में बना लो।